नमस्कार। आइए आज हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी की कविता अकाल और उसके बाद को समझने का प्रयास करते हैं। अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी के काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली की 14वीं कविता है। इस संग्रह का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था। इस कविता में अकाल और भुखमरी की स्थिति का वर्णन है और अकाल के खत्म होने के बाद की बेहतर स्थिति का भी चित्रण किया गया है। कविता के पहले 2 छंदों में अकाल की भयंकरता का चित्रण है और अंतिम 2 छंदों में अकाल और भुखमरी के खत्म होने और घर में चूल्हा जलने और खाना पकने से मिलने वाली खुशी का चित्रात्मक वर्णन है। नागार्जुन लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी बहुत दिनों तक चूल्हे में न तो आग जलाई गई और न ही उस पर कुछ पकाया गया, इसलिए चूल्हे की हालत किसी रोते हुए मनुष्य की तरह हो गई थी। यानी जैसे किसी आदमी की सार्थकता समाप्त हो जाए या उसकी शोभा नष्ट हो जाए तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक वैसी ही स्थिति इस अकाल के समय में चूल्हे की है। यहाँ पर चूल्हे को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। चक्की रही उदास, यानी चक्की में पीसने के लिए अनाज नहीं था तो चक्की भी किसी उदास इंसान की तरह नजर आ रही थी। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। इस पंक्ति को पढ़कर हमारे सामने चूल्हे और चक्की के दृश्य उभरते हैं। इस कारण इस पंक्ति में दृश्य बिंब की योजना है। नागार्जुन आगे लिखते हैं, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यानी बहुत दिनों तक एक आंख से अंधी कुतिया चूल्हे और चक्की के आसपास ही सोती रही। उसे उन जगहों से कोई भी हटा नहीं रहा था, क्योंकि न चक्की पर कोई कार्य हो रहा था और न ही चूल्हे पर कुछ पक रहा था। कानी कुतिया का चित्रण अकाल और भुखमरी के इस शोक भरे वातावरण को और ज्यादा निराशा तथा बहुत करुणा से भरा बना रहा है। ऐसे मुश्किल समय में भी घरेलू जानवर अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इससे उनकी वफादारी साबित हो रही है। मुश्किल वक्त में इंसान और जानवर मिलकर दुख सह रहे हैं। कुतिया ने इस घर में अवश्य ही अच्छे दिन भी देखे होंगे, इसलिए वो बुरे दिनों में भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो इंसानों के साथ मिलकर इस कष्ट को सहना चाहती है। यहाँ पर कानी कुतिया में अनुप्रास अलंकार है और इस पंक्ति में भी दृश्य बिंब की योजना है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, यानी बहुत दिनों तक भीत या दीवार पर छिपकलियां सिपाहियों की तरह गश्त लगाती रही या इधर से उधर घूमती रही। यानी घर में चूल्हा जलने या दीपक आदि के जलने की कोई संभावना नहीं थी और रोशनी न होने पर घर में कीट पतंगे भी नहीं आ रहे थे और अनाज या भोजन के न होने पर छोटे छोटे जीव जंतु यानी मक्खी मच्छर आदि भी घरों में नहीं पनप रहे थे। इसलिए छिपकली सुने घर में कीड़ों मकोड़ों या कीट पतंगों को खोज रही थी, मगर उसे कुछ नहीं मिला और शायद घर के लोगों ने भी उसे भगाने की कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो घर का कोई नुकसान नहीं कर सकती थी। इस पंक्ति में भी दृश्य बिंब की योजना है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, यानी बहुत दिनों तक चूहों का भी स्वभाव या व्यवहार किसी हारे हुए, थके हुए या लस्त पस्त पड़े हुए जीव की तरह रहा। अर्थात घर में घूमने वाले चूहे किसी भी तरह का खाना या अनाज के दाने ना मिलने से परेशान थे। उनकी हालत उस जीव या इंसान की तरह हो गई थी जो बहुत संघर्ष करके भी अंत में हार जाता है या बहुत मेहनत करके भी जिसे अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता। शिकस्त फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पराजय, हार या टूटने फूटने की प्रक्रिया। अगले 2 छंदों में कवि नागार्जुन ने अकाल की समाप्ति के बाद की स्थिति का चित्रण किया है, जब घर में अनाज के आने और खाना पकने के बाद इंसान प्रसन्न है और सारा परिवेश जीवंत हो गया है। नागार्जुन लिखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, यानी आखिर अनेक दिनों के बाद अनाज के दाने घर के भीतर पहुंचे, अर्थात अकाल का बुरा समय बीत गया। वर्षा होने से फसलें हुई और अनाज पैदा होने लगा। इस प्रकार घर में रोटियां पकने और खाना बनने की संभावना बन गई है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद,
बहुत दिनों के बाद घर के आंगन से ऊपर की ओर धुआं उठता हुआ नजर आया। यानी लंबे समय के बाद चूल्हे में आग जलाई गई और उस आग का धुआं घर से ऊपर निकलता दिखाई देने लगा। ये धुआं चूल्हे पर पकते खाने या रोटियों की ओर संकेत कर रहा था। यहाँ पर भी दृश्य बिंब की योजना है। चमक उठी घर भर की आंखें। कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद घर के सभी लोगों की आंखों में चमक नजर आई। यानी घर में अनाज आने और खाना पकने की संभावना के बाद लंबे समय से भुखमरी झेल रहे लोगों की आंखें खुशियों, आशाओं और भविष्य के सपनों से भर गई हैं। सबकी आंखों में जीने की आशा नजर आने लगी है। यहाँ पर घर भर शब्दों में पद मैत्री है और इस पंक्ति में भी दृश्य बिंब की योजना है। कौवे ने खुजलाई पांखें। कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद कौवे भी खुशी से अपने पंखों को खुजला रहे हैं। यानी घरों के आसपास मंडराने वाले कौवे भी जान चुके हैं कि घरों में अनाज आ गया है और खाना पक रहा है, इसलिए उन्हें भी कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। ये विचार कौवों के मन में खुशी जगा रहे हैं और कौवे आदतन अपनी चोंच से अपने पंखों को खुजला रहे हैं या सहला रहे हैं। इस पंक्ति में भी दृश्य बिंब की योजना है। कवि ने कौवे के व्यवहार और उसकी आदतों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। इस कविता में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और बोलचाल की भाषा में ये कविता रची गई है। पूरी कविता में बिंबात्मकता है और छंदबद्ध कविता होने के कारण इस कविता में गेयता भी है। इतने ध्यान से पूरी व्याख्या सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।